साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। क्रॉनिकल की जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है, इसमें 90 ऐसे महत्वपूर्ण विषयों जो कि आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं, सामान्य अध्ययन के जो 4 प्रश्न पत्र हैं इनके सिलेबस से संबंधित हैं, इन 90 महत्वपूर्ण विषयों पर जो है आपको कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। तो इसी कंटेंट को हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे और आज की वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे। पहला टॉपिक है जो कि जीएस पेपर फर्स्ट से संबंधित है, जो भारतीय समाज वाला पोर्शन है उससे। पहला टॉपिक है ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इनके महत्व के बारे में, और दूसरा है क्षेत्रवाद की चुनौती, सांस्कृतिक मुखरता और असमान क्षेत्रीय विकास के रूप में। मतलब क्षेत्रवाद की चुनौती के संबंध जो 2 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, सांस्कृतिक मुखरता और असमान क्षेत्रीय विकास, इनके संबंध में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इनके महत्व के संबंध में, कैसे ये आत्मनिर्भर भारत का जो निर्माण का जो लक्ष्य है उसके लिए कैसे महत्व रखती हैं और इनकी क्या भूमिका है उसके बारे में। तो देखिए, नए भारत के निर्माण एवं देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए ग्रामीण भारत में अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न लक्षित योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जो शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और विविध आजीविका के अवसरों तक पहुंच को आसान बनाती हैं। ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है। इन उपायों ने जो उपाय अपनाए गए हैं यहाँ पर, इनकी शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और विविध आजीविका के अवसरों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, तो इन उपायों ने इस प्रकार का ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक है। 2018-19 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति भागीदारी, फीमेल लेबर फोर्सेस पार्टिसिपेशन दर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में यह 19.7% थी और शहरी क्षेत्रों में 16.1% थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति भागीदारी अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि ग्रामीण समुदायों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र सभी आर्थिक रूप से सक्रिय ग्रामीण महिलाओं में से 80% के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत हैं। यहाँ पर अधिकांश महिलाएं जो हैं कृषि और संबद्ध क्षेत्र में से संबद्ध हैं और उनमें से 33% कृषि श्रम बल एग्रीकल्चर लेबर फोर्स के रूप में है और 48% जो है वह स्वनियोजित किसान हैं। मतलब इसमें 33% जो है वो लेबर फोर्स के रूप में, एग्रीकल्चर लेबर फोर्स के रूप में, मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि आत्मनिर्भरता से संबंधित जो चुनौतियां हैं, मतलब ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता के संबंध में जो चुनौतियां, उन चुनौतियों की बात कर लेते हैं। तो पहली चुनौती है निम्न साक्षरता दर। वर्तमान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न है। इसका एक यह परिणाम होता है कि महिलाओं की विकासात्मक गतिविधियों में निराशाजनक भागीदारी होती है। आप यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं का एजुकेशन मतलब या शिक्षा का साक्षरता का जो परसेंटेज है उसको भी यदि आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। देखिए, इसका एक परिणाम होता है कि महिलाओं की विकासात्मक गतिविधियों में निराशाजनक भागीदारी होती है। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण महिलाओं पर बोझ। देखिए, ग्रामीण महिलाएं कई सारा काम करती हैं, जैसे घर संभालना, खेती करना और बच्चों का पालन पोषण करना सभी महिलाओं की जिम्मेदारी है। इनके ऊपर बढ़े हुए जिम्मेदारी के बोझ के कारण कौशल उन्नयन के लिए समय इनके पास नहीं बच पाता। मतलब ये अपने कौशल विकास के लिए कुछ कर पाएँ, इसके लिए इनके पास वक्त नहीं हो पाता है। तीसरा क्या है? वेतन असमानता। भारत सहित वैश्विक स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के वेतन में व्यापक असमानता है। यह स्थिति ग्रामीण भारत में भी महिलाओं के वेतन के संबंध में देखने को मिलता है। समान अवधि के लिए समान स्तर का कार्य करने के लिए महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, तो ये भी एक चुनौती है। चौथा, संसाधनों के स्वामित्व का अभाव। देखिए, ग्रामीण महिलाओं द्वारा भूमि और अन्य आर्थिक स्रोतों का स्वामित्व पुरुष की तुलना में बहुत कम है। इससे परिवार में उनकी स्थितियों में निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। ये असमानता आपको केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा महिलाओं के संबंध में। अगला है पितृसत्तात्मक मानसिकता। यह लोगों को महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हीन के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। यह माता पिता को ये जो भावना होती है, जो पितृत्वात्मक मानसिकता है,
जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है, यह माता पिता को महिला शिक्षा पर कम ध्यान केंद्रित करने और उनकी शादी के लिए अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करता है। तो मतलब जो पैसा जो व्यय शिक्षा पे होना चाहिए वो वहाँ पर ना होकर के उनकी शादी के लिए बचत के रूप में होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर भारत। मतलब आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला पॉइंट आप बता सकते हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। कैसे? ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से उनकी उत्पादकता और कौशल में सुधार होगा। यह उन्हें अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा। इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमी बूस्ट करेगी और इससे 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का जो लक्ष्य है वो हासिल करने में मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं खाद्य सुरक्षा का। कृषि में कार्यरत महिलाएं भोजन और पोषण सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेंगी यदि इनका सशक्तिकरण होता है। तो इससे पूरे देश में गरीबी और भूख से निपटने में मदद मिलेगी। 2011 में खाद्य और कृषि संगठन FAO ने अनुमान लगाया कि कृषि में महिला उन्मुख सुधारों से विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में 2.5% से लेकर के 4% के बीच वृद्धि होगी। तीसरा, गरीबी उपशमन। देखिए, परिवार को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण महिलाओं का कौशल आवश्यक है, जिससे अतिरिक्त आय उत्पन्न हो सके और गरीबी उन्मूलन हो सके। क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें बढ़ रही हैं तो वहाँ पर क्या है कि इनकम के सोर्स अधिक होंगे तो आपका जीवन स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। तो इसके लिए अतिरिक्त इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त व्यक्तियों को मतलब अन्य व्यक्तियों को भी इनकम अर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है कि यदि ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास किया जाएगा तो वो अतिरिक्त आय जनरेट करने में मदद कर पाएंगी। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट से पता चलता है कि 2015-16 में देश में जनसंख्या का 25.01% बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त थे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह परसेंटेज जो है अधिक है। गरीबी अनुपात 32.75% था। अगला, जनसांख्यिकी लाभांश। संयुक्त राष्ट्र के हालिया अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जिसकी औसत आयु लगभग 29 वर्ष है। जनसांख्यिकी लाभांश की इस विशेषता का उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाया जाए। मतलब यदि उनको इस जनसांख्यिकी लाभांश में यदि शामिल नहीं किया जाएगा तो हम आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो ये एक टॉपिक था। अगला टॉपिक है क्षेत्रवाद की चुनौती, सांस्कृतिक मुखरता और असमान क्षेत्रीय विकास। मतलब क्षेत्रवाद की जो चुनौती है मुख्य रूप से दो, एक सांस्कृतिक मुखरता मतलब जिसकी वजह से क्षेत्रवाद जन्म लेता है, एक है सांस्कृतिक मुखरता और दूसरा असमान क्षेत्रीय विकास। इन दो पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, पहले क्षेत्रवाद समझ लें। क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है और राजनीतिक आंदोलन है जो एक क्षेत्र विशेष के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक हितों को सर्वोपरि मानता है। इस क्षेत्र विशेष के व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक पहचान के प्रति अधिक मुखर हो सकते हैं। भारत में क्षेत्रवाद के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जिनमें पृथक भाषा, अलग भौगोलिक पहचान, निर्जातीय पहचान, असमान विकास आदि प्रमुख हैं। भारत में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति पृथक राज्य की मांग या विशेष राज्य की मांग आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं सांस्कृतिक मुखरता। ये क्षेत्रवाद का एक प्रमुख कारक है। देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नता एवं अपनी संस्कृति के प्रति सांस्कृतिक मुखरता, कल्चरल एसर्टिवनेस जो है को अक्सर क्षेत्रवाद के रूप में उद्धृत किया जाता है। एक विशेष सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग अपने सांस्कृतिक विचारों, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहार को संरक्षित रखना चाहते हैं। इसके साथ ही अपनी संस्कृति को किसी दूसरे संस्कृति के विभिन्न तत्वों से ऊपर रखते हैं। दूसरा पॉइंट, संस्कृत का एक तत्व जो है भाषा माना जाता है। भारत में विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं हैं तथा भाषा को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति लोगों को अधिक मुखर बनाती है। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने तथा इसे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ, बुंदेलखंड आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ भाषाई अल्पसंख्यक और विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले सांस्कृतिक समूहों ने सांस्कृतिक मुखरता या सांस्कृतिक समूहों में सांस्कृतिक मुखरता जो है ये अधिक प्रबल है।
अगला पॉइंट है, देखिए उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान जो है वो देश के अन्य भागों की अपेक्षा अलग है। इस क्षेत्र में एक आदिवासी समूह की सांस्कृतिक पहचान दूसरे से भिन्न है तथा इनमें अपनी संस्कृति के प्रति मुखरता भी अधिक पाई जाती है। तो ये जो आपका यहाँ पर था सांस्कृतिक मुखरता क्षेत्रवाद का एक प्रमुख कारक है, उसके संबंध में, उसके समर्थन में ये सारे पॉइंट थे। अब बात करते हैं असमान क्षेत्रीय विकास, जो दूसरा क्षेत्रवाद के लिए जो जिम्मेदार कारक है, असमान क्षेत्रीय विकास जो कि क्षेत्रवाद का आधार है, इसके बारे में बात करते हैं और इसके समर्थन में जो पॉइंट आप लिख सकते हैं उन पॉइंट को देखते हैं। असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है, जो अंततः क्षेत्रवाद को भी प्रोत्साहित करता है। भारत में एक राज्य के अंदर और दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विकास में अंतर पाया जाता है। एक ही राज्य के दो क्षेत्रों में संसाधनों के वितरण में विषमता देखने को मिलती है। इस स्थिति में आर्थिक विकास में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक राज्य के अंदर असंतोष को जन्म देता है, जिससे क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे आप आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा होता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो यहाँ पर भी क्या था, असमानता, मतलब संसाधनों के वितरण में असमानता को लेकर के ही आंदोलन था, अलग तेलंगाना की जो मांग की गई थी। आगे देखते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आर्थिक विकास में असंतुलन भी क्षेत्रवाद की समस्या को जन्म देता है। क्षेत्रीय विकास में असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण विभिन्न राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। सरकार को इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए जो क्षेत्रीय विकास में असंतुलन की समस्या का समाधान करे। समाज के पिछड़े एवं वंचित समुदाय तक आर्थिक विकास के लाभ पहुँचाने के प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके साथ ही संसाधनों तक सभी वर्गों की एक समान पहुँच हो, राज्य द्वारा इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा विकास में क्षेत्रीय असमानता देश की मुख्य धारा से अलगाव की भावना को प्रबल बनाती है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार सहित सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस ये दो टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।